press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। ओके, माय नेम इज चंदन प्रसाद, यू नो वेरी वेल। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वेरियस फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन आवर नेचर। हमारे नेचर में बहुत तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। हम दो लेवल पर बात करेंगे। हम ये जो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, दो लेवल पे हम इसको बात करते हैं। फर्स्ट लेवल इज नोन एज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एंड सेकंड वन इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे आपके पास क्या होगा बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो इट इज आल्सो फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, and second one is known as weak nuclear force। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th, आई थिंक सो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शायद आपको याद भी होगा कि न्यूटन कहते थे कि किस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है ना? एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो फोर्स किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था, शायद आपको याद होगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको याद होगा इस तरीके से, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों को जैसे ही आपने कंबाइन किया था तो आपको मिला था Gm1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, जैसे कि आपके पास वहां दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास एक अर्थ है और एक सन है, इन दोनों के बीच में देखिए किस टाइप का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, दो वर्ड आपने बचपन में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, दो अलग अलग वर्ड है। इन दोनों को आप लोग पढ़े भी हैं और आगे पढ़ेंगे भी, और फिलहाल मैं छोटे से तौर पे आपको बता देता हूं। ग्रेविटेशन का मतलब होता है इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स। इन दो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन कह सकते हैं। सर तो ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटी का मतलब होगा वहां एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना कंपलसरी है, दूसरा कुछ भी हो सकता है ना? तो व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर बाय इट्स सरफेस, इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब यहां पे एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना जरूरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अर्थ के सरफेस के करीब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, और ग्रेविटेशन क्या बोलेंगे? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स, कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसके बारे में कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था न्यूटन जी ने, बहुत फेमस इंसान थे, और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे। उन्होंने वो, शायद आपको याद होगा, एप्पल का एक कहानी सुनाया था। बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, और एक एप्पल गिरा। उन्होंने सोचा क्यों एप्पल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है कि नहीं? कहा तो जा रहा है कि सर यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहे हैं। आप अभी सर आपने ही बताया कि दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एप्पल तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुआ? क्या होता है बच्चों, कैसे होता है हम लोग आगे क्लासेस में इसको पढ़ेंगे।
हमारे पास चैप्टर आगे ग्रेविटेशन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं तो सेकंड वन इज आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा हम बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है दो रुके हुए दो चार्ज अगर रेस्ट में है, इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों काम हो सकता है। शायद आपको याद होगा दो लाइक चार्जेस होते थे, 10th याद करिए, 10th में आपने पढ़ा है, दो लाइक चार्जेस होते थे तो दोनों एक दूसरे से रिपल होते थे, दो अनलाइक चार्जेस होते थे तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते थे, ऐसा होता था ना। तो वहां जो फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रही थी, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए दो लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं, है ना, और दो देखिए इसके बाद अब दो अनलाइक चार्जेस आ गए, दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये हुआ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कहा। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक सब पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स। बड़ा सिंपल है, तुम लोग बच्चे जानते हैं कि दो मैग्नेट्स को लेके आइए तो सेम पोल रहेगा तो रिपल करेगा, अपोजिट पोल रहेगा तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पे तो बिना फोर्स के अट्रैक्शन और रिपल्शन संभव तो है नहीं। इसका मतलब वहां पे भी एक फोर्स लग रहा है, दो मैग्नेट्स या मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और इन दोनों को इकट्ठा अगर हम बोलें, दैट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को अगर इकट्ठा बोलेंगे, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में हम लोग को भी अभी 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी कहानी है, जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट बना लेते हैं। 10th में थोड़ा बहुत देखा था, है ना। क्या हम मैग्नेट से वापस इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं। सारा प्रोसेस हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, 12th में हम लोग को सब कुछ मिलेगा। 10th में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। शायद आपको याद होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा ले रहे थे, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे थे। और दूसरा आपने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, जैसे इस कंडक्टर में आप करंट दिए चारों तरफ, इसके पास क्या बन गया था, मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड से वापस से करंट बन जा रहा है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल आपके पास बोल सकते हैं, रिवर्सिबल है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में आएंगे तो स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो का मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो ये दो फोर्सेस में कैटेगराइज किया गया होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट लेवल, बहुत छोटे लेवल पर अगर हम बात करें कि क्या बहुत छोटे लेवल पे भी दो फोर्स लग सकते हैं, यस लग सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ, अच्छा, जिस फोर्स की वजह से शायद आपको याद होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको याद होगा, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, होता है ना। अब आपको उसमें एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना होगा कि मान लेते हैं सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन भी होगा प्लस 11 प्रोटॉन तो है ही। तो क्या 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ रह कैसे जाते हैं? हमने तो अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपल होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो 11 पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर रह कैसे जाते हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम बोलते हैं नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिस फोर्स की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली बाइंड होते हैं। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
तो सर वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है, देखिए न्यूक्लियर इस वजह से बोला जा रहा है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको दिखाई नहीं देता, इसी वजह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको ट्रीट किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको दिखाई देता है क्या, इसी वजह से इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात किया गया, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे भी, ये भी 12th में ही आपको मिलेगा, एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर आप लोग पढ़ेंगे बीटा डीके, है ना। बीटा डीके के अंतर्गत देखेंगे कि बीटा जब टूटता है, बीटा पार्टिकल जब आपके पास निकलता है तो वो ब्रेक करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और साथ में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, है ना। बीटा दो पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। बीटा पार्टिकल जब डिवाइड होता है ये भी दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, बीटा माइनस डीके बोलते हैं और दूसरे को बीटा प्लस डीके बोलते हैं। तो जब बीटा माइनस डीके होता है बच्चों, तो उस केस में आपके पास क्या निकलता है, उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये इसका कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है, और इसका रेस्ट चार्ज भी कितना होता है 0, मतलब कोई मास भी नहीं होता है, कोई चार्ज भी नहीं, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। और जब बीटा प्लस डीके होता है, इस केस में आपके पास पॉजिट्रॉन निकलता है, +1e0 पॉजिट्रॉन निकलता है, और साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो रिलीज होता है, एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, एक फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं हम लोग, इनके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, है ना। हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस है इज कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कैटेगराइज्ड इन सब 2 पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस is known as electrostatic force. And what is magnetic force? It is the force of attraction between 2 magnets, or the magnet and magnetic material is called magnetic force, ठीक है। strong microscopic level पे it is categorized in 2 parts, strong nuclear force and weak nuclear force. strong nuclear force हमने बताया that binds proton and neutrons in the nucleus, and weak nuclear force help in beta decay, gamma decay, or in alpha decay in nuclear disintegration process. Okay, now I am going to discuss about the conservation of law. Now the next topic is, the last topic is conservation of, conservation law क्या बोलता है। देखिए कंजर्वेशन लॉ में आपके पास क्या होता है, it is the process which involves the for different thing where one thing remains fixed, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। जिस कंजर्वेशन के अंतर्गत कोई एक ऐसा चीज होगा, कोई भी चीज एक ऐसा होगा जो पक्का है, वो फिक्स होगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तभी हम वर्ड कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यहाँ पे एनर्जी फिक्स है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना, अनचेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होता, जैसा का तैसा ही रहता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। नहीं वो क्रिएट किया जा सकता, नहीं उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये सब हमको पढ़ना है आगे, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। शायद अब 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा था, और आगे भी हमको चैप्टर्स में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बस ये आपके पास इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो आपको जानना है कि ये सब कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, आपको याद रखना है,
ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम उस पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब रिमेन्स फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड तीसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, देखिए लीनियर मोमेंटम में आपके पास हो रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क समझते हैं, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, या आप बार बार पढ़े होंगे, शायद आपको याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था फैन मोटर, डीसी मोटर का प्रिंसिपल था, शायद आपको याद होगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, जो टर्न होता है, दरवाजा ऐसे टर्न हो रहा है, इसके अंदर भी टॉर्क लग रहा है, पंखा का जो ब्लेड से वो टर्न हो रहा है, उसके अंदर भी टॉर्क लग रहा है, आप कार की स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहे हैं, वहाँ भी टॉर्क आ रहा है ना। तो टॉर्क भी आके बहुत इंपॉर्टेंट। आप हैंड पाइप चला रहे हैं ऐसे ऐसे, वहाँ भी टर्निंग हो रही है किसी एक पॉइंट से लेकर के, जिस पॉइंट के अराउंड में टर्निंग होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर टॉर्क एब्सेंट है, मतलब अगर कहीं टॉर्क नहीं लग रहा है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है एकदम, देखिए एक दूसरे के भाई हैं। तो what is linear momentum? In the absence of any external force, the total linear momentum of a system remains constant. And what is law of angular momentum? In the absence of any external torque, जब torque नहीं लगा, then the total angular momentum of a body remains constant. और पहला आपके पास क्या था, law of conservation of energy, ये हो गया law of conservation of linear momentum, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और आगे आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप शायद आपको याद होगा क्लास 10th एक पीस ऑफ पेपर लेते थे और पेन को रब करते थे, ऐसे रब करने के बाद क्या होता था, अट्रैक्ट करता था ना अपने तरफ किसी फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोलते थे, ठीक है। जब अट्रैक्ट कर रहा था बच्चों, तो क्या होता है, जैसे आप इसको रब करते हैं ना बच्चों, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गए, दूसरे वाले बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो गई। जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आए, इन दोनों के बीच में क्या लगा, एक फोर्स लगा ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, जैसे मैंने इसको सब अपने हेयर पे रब किया, तो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, मेरा हेयर गेन करेगा। मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो टोटल चार्ज अगर जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, मान लेते हैं 5 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिला के टोटल आपके पास चार्ज कितने हो गए, रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल 0 हो गए, है ना। इसी वजह से कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जितना बॉडी गेन करती है या जितना ये बॉडी लूज की, उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी। इन द होल अगर टोटल देखा जाए तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। और कल से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि यहीं से आपके पास पूरा का पूरा फिजिक्स स्टार्ट होगा, आपकी कहानी आपकी यहीं से स्टार्ट होगी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू बच्चों।